फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। साहब, मेरा नाम है कीर्ति। आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ऑब्स्टेट्रिक और गायनेकोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिनका भी अपकमिंग आने वाले टाइम में एनएचएम स्टाफ नर्स, सीएचओ या फिर ईएसआईसी रेलवे का एग्जाम हो, उनमें क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहे, क्योंकि यहाँ पर वन लाइनर क्वेश्चन नहीं है, सभी क्वेश्चन लेंथी क्वेश्चन है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे तो एंड तक जरूर देखना। जो भी लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आज ही आपको जीके का एक वीडियो है, जो मेरा सेकंड चैनल है जीके विद कीर्ति, उसमें आपको जीके का एक वीडियो इस वीडियो के बाद मिलेगा। तो आप लोग उस चैनल पर भी जाके बहुत सारे वीडियो हैं स्पेसिफिक नर्सिंग वालों के एग्ज़ाम के लिए ही, जीके और करंट अफेयर के, तो वो भी आप लोग ज़रूर देखें। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा ज़रूर लगेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, when taking the health history, the nurse correctly identifies that a client is at risk for developing a hypertensive disorder of pregnancy when it is determined that the client। तो यदि एक नर्स किसी पेशेंट की हिस्ट्री ले रही है तो उसके लिए क्या है, हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर डेवलप हो रहा है प्रेगनेंसी में, तो उसके लिए जो हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर यदि डेवलप होता है तो ये किस कारण हुआ होगा। ऑप्शन है, इज 31 ईयर ओल्ड, is an obese preemie gravida, has had 6 previous pregnancies, has been on oral contraceptive within 3 months of pregnancy। तो यहाँ पर यदि किसी नर्स ने हिस्ट्री ली है किसी क्लाइंट की, तो यहाँ पर साफ लिखा है, द नर्स करेक्टली आइडेंटिफाई दैट अ क्लाइंट इज एट रिस्क फॉर डेवलपिंग अ हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर ऑफ प्रेगनेंसी। मतलब कि उस पेशेंट को क्या हो रहा है, हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर डेवलप होने के चांस है, रिस्क है। तो किसके कारण हो सकता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं, तो अकॉर्डिंग टू जो हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर होते हैं स्पेशली किसके कारण होते हैं, या तो ओबीज हो, एज्ड हो, या फिर और कोई जेनेटिक प्रॉब्लम रही हो। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन की बात करें हम, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, बी, इज एन ओबीज प्रीमी ग्रेविडा। मोटापे के कारण है जो हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर डेवलप हो सकते हैं। और जो अदर ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें क्या है, फर्स्ट प्रेगनेंसी एंड ओबेसिटी आर बोथ डॉक्यूमेंटेड रिस्क फैक्टर। यदि प्रीमिंग ग्रेविडा मतलब कि फर्स्ट टाइम में यदि उसको उसकी हिस्ट्री में पता चला कि हाइपरटेंशन रहा होगा, तो ओबेसिटी होने के कारण हाइपरटेंशन हो सकता है। और फर्स्ट प्रेगनेंसी में, दोनों कंडीशन में क्या है, रिस्क फैक्टर है हाइपरटेंशन के लिए प्रेगनेंसी में। और द रिस्क एज फॉर हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर ऑफ प्रेगनेंसी इज अंडर 20 एंड ओवर 30 ईयर ऑफ एज। तो यहाँ पर एक ऑप्शन में 31 ईयर दिया हुआ है। तो जो हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर होते हैं प्रेगनेंसी में वो तब होते हैं या तो एज लेस देन 20 ईयर हो, 20 साल से कम, या फिर 35 ईयर से ज़्यादा हो, और मल्टी ग्रेविडा और जो अदर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव हैं किसी भी तरीके से हाइपरटेंशन होने का कारण नहीं बनेंगे प्रेगनेंसी में। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा, बी, इज एन ओविस प्रीमी ग्रेविडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, a nurse auscultates the abdomen of a 38-week gestation to determine fetal heart rate. If the fetal heartbeat is located in the right lower quadrant, which of the following is most likely the presenting part? तो यदि एक नर्स 38 वीक जेस्टेशनल पीरियड है, प्रेगनेंसी में 38 वीक हुए हैं जेस्टेशन के, तो उसके एब्डोमेन को क्या कर रही है, ऑस्कल्टेट कर रही है फीटल हार्ट रेट को असिस करने के लिए, चेक करने के लिए। तो यदि फीटल हार्ट रेट उसको राइट लोअर क्वाड्रेंट में फील होती है, तो जो प्रेजेंटिंग पार्ट है बेबी का वो कौन सा होगा। ऑप्शन है शोल्डर, हेड, फीट या फिर बटक्स। तो राइट लोअर क्वाड्रेंट में यदि फीटल हार्ट रेट पता चल रही 38 वीक के जेस्टेशन में, तो कौन सा प्रेजेंटिंग पार्ट होगा, तो होगा हेड, मतलब कि सेफेलिक प्रेजेंटेशन प्रेजेंट है। यहाँ पर देखिए, विथ बर्टेक्स प्रेजेंटेशन आरओए, फीट और बटक्स ब्रीच वुड हियर एफएसटी इन अपर क्वाड्रेंट। तो क्या होगा, फीट और बटक मीन्स कि जो ब्रीच प्रेजेंटेशन में है, फीटल हार्ट रेट कहाँ पर होगी, अपर क्वाड्रेंट में, बट यहाँ पर लोअर क्वाड्रेंट में हो रही है, मतलब कि हेड है जो प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हेन केयरिंग फॉर अ वुमन विथ अ पॉजिटिव कॉन्ट्रैक्शन टेस्ट, सीएसटी पॉजिटिव क्या है, सीएसटी टेस्ट क्या है, पॉजिटिव आया है, नर्स शुड बी मोस्ट कंसर्न्ड विथ ऑब्जर्विंग हर फॉर साइन एंड सिम्टम ऑफ। यदि किसी वुमेन का जो पॉजिटिव कॉन्ट्रैक्शन टेस्ट आया है, तो आप किस साइन सिम्टम के लिए सबसे ज़्यादा ऑब्जर्व करेंगे। ऑप्शन है प्री एक्लेम्सिया, प्लेसेंटा प्रीविया,
इमिनेंट प्रीटर्म डिलीवरी या फिर यूट्रो प्लेसेंटल इनसफिशियंसी। जो CST है टेस्ट मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, नॉन स्ट्रेस टेस्ट, कॉन्ट्रैक्शन टेस्ट जो पढ़ा चुकी हूँ, तो आपको उसकी लिंक किसी वीडियो में दे दूंगी, तो आप लोग डिटेल में ज़रूर देखना उसको। तो यदि कॉन्ट्रैक्शन टेस्ट पॉजिटिव आया है तो आप किस साइन सिम्टम के लिए चेक करेंगे? सबसे पहले किस साइन सिम्टम को असेस करेंगे? यूरेट्रो प्लेसेंटल इनसफिशियंसी के लिए आप सबसे पहले चेक करेंगे क्या है? A positive CST indicates a compromised fetal heart rate during contraction। यदि जो CST टेस्ट है पॉजिटिव आता है, इसका मतलब क्या है? फीटल हार्ट रेट क्या हो रही है? कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पर कंप्रोमाइज हो रही है, जो नॉर्मल होती है उससे बहुत कम होते जा रही है। तो क्या हो सकता है? यूरेट्रो प्लेसेंटल इनसफिशियंसी के चांसेस हैं जो हो सकते हैं इस केस में। तो आप सबसे पहले इसी केस के लिए असेस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the nurse has ausculted a fetal heart rate of 80. What should be the nurse initial action? यदि एक नर्स फीटल हार्ट रेट उसको 80 बीट पर मिनट असेस हुई है, FHR कितनी 80 हुई है, तो आपका फर्स्ट एक्शन क्या होगा? ऑप्शन है, पोजीशन द क्लाइंट ऑन हर लेफ्ट साइड, एडमिनिस्टर ऑक्सीजन एट 5 लीटर पर मिनट, नोटिफाई द फिजिशियन और नर्स मिडवाइफ, चेक द मैटरनल पल्स। तो यदि आपको फीटल हार्ट रेट 80 ऑस्कल्टेट हुई है तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा? मैटरनल पल्स रेट को चेक करना होगा। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? डी, चेक द मैटरनल पल्स। और ऐसा क्यों करना होगा? कीवर्ड इज ऑस्कल्टेड। नर्स में बी हियरिंग द मैटरनल ब्लड फ्लो थ्रू द यूट्रस एंड नॉट द फीटल हार्ट रेट। तो यहाँ पर नर्स ने जो चेक किया है वो क्या है? फीटल हार्ट रेट नहीं है, ये क्या है? मैटरनल ब्लड फ्लो हुआ है जो यूट्रस में, उसके थ्रू। तो इन्होंने मैटरनल पल्स रेट को चेक कर लिया है, फीटल हार्ट रेट नहीं है, क्योंकि फीटल हार्ट रेट नॉर्मल कितनी होती है? 120 to 140। नेक्स्ट इज, एट अबाउट 5 centimeter dilatation, a laboring client receives medication for pain. The nurse is aware that one of the medication given to women in labor that could cause respiratory desperation of the newborn is। तो एक क्लाइंट है, लेबरिंग क्लाइंट है, 5 सेंटीमीटर सर्विक्स डायलिटेशन हो चुका है, उसको मेडिकेशन दी गई है पेन के लिए। तो एज अ नर्स आपको पता होना चाहिए कि लेबर में जो मेडिसिन दी गई है, तो जो बेबी के लिए रेस्पिरेटरी डिप्रेशन इनमें से कौन सी मेडिसिन से हो सकता है? ऑप्शन है स्कोपोलामाइन, प्रोमाजिन, मेप्रिडोन और प्रोमेथाजिन और फिनार्गिन। तो जो मेडिसिन दी गई है पेन के लिए, तो जो बेबी में क्या कर सकती है? रेस्पिरेटरी डिप्रेशन का कारण बन सकती है। तो इनमें से कौन सी मेडिसिन है? तो वो होगी मेप्रिडिन और डेमारोल। मेडिसिन दी गई है, क्या कर सकती है? मेप्रिडिन क्या यूज़ क्या कर सकता है प्रेगनेंसी में? रेस्पिरेटरी डिप्रेशन का कारण बन सकता है बेबी के लिए। तो यहाँ पर आपके लिए इस चीज़ को चेक करना होगा। नेक्स्ट इज, a client is admitted to the hospital in active labor. After an amniotomy, the nurse would expect। तो एक क्लाइंट को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है एक्टिव लेबर की कंडीशन में, तो एमनियोटॉमी परफॉर्म की गई है। तो एमनियोटॉमी परफॉर्म करने के बाद आप क्या चेक करेंगे? ऑप्शन है इंक्रीज फीटल हार्ट रेट, डिमिनाइज्ड ब्लड फ्लो, लेस डिस्कम्फर्ट विथ कॉन्ट्रैक्शन, प्रोग्रेसिव डायलिटेशन एंड इफासमेंट। तो एक्टिव लेबर और एमनियोटॉमी करने के बाद है जो आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन करने के बाद क्या हुआ है? तो आपको सबसे पहले किसके लिए असेस करेंगे? प्रोग्रेसिव डायलिटेशन एंड इफासमेंट। एमनियोटॉमी करने के बाद आप सर्विक्स का डायलिटेशन और इफासमेंट सबसे पहले चेक करेंगे। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? डी, क्योंकि आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन और एमनियोटॉमी करने के बाद क्या होगा? ज़्यादा प्रेशर रहेगा फीटल हेड का सर्विक्स के लिए, तो इसके कारण डायलिटेशन और इफासमेंट की कंडीशन हो सकती है। तो आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन और एमनियोटॉमी के बाद आपको प्रोग्रेसिव डायलिटेशन और इफासमेंट की कंडीशन को असेस करना होगा। नेक्स्ट इज, ड्यूरिंग अ क्लाइंट्स लेबर द फीटस हेड इज एट स्टेशन +1, दिस इंडिकेट दैट द प्रेजेंटिंग पार्ट इज। लास्ट वीडियो मैंने आपको स्टेशन बताया था, 0 से +3 और -3 तक होता है जो स्टेशन। तो यहाँ पर क्लाइंट क्या है? लेबर कंडीशन में है। फीटस हेड कहाँ पर है? +1 स्टेशन, मतलब कि फीटस का पार्ट है, प्रेजेंटिंग पार्ट है, वो कहाँ पर है? ऑप्शन है ऑन द पेरिनियम, हाई इन द फॉल्स पेल्विस, स्लाइटली बिलो द स्चियल स्पाइन, स्लाइटली अबव द स्चियल स्पाइन। +1 स्टेशन है, तो फीटल का जो प्रेजेंटिंग पार्ट है कहाँ पर है? बिलो द स्चियल स्पाइन, स्लाइटली बिलो द स्चियल स्पाइन। ये देखिए यहाँ पर जो टर्म स्टेशन यूज किया गया है क्या है?
फीटस का जो प्रेजेंटिंग पार्ट है उसकी लोकेशन के लिए जो टर्म स्टेशन यहाँ पर यूज किया जाता है। लेवल ऑफ द टिप ऑफ द स्चियल स्पाइन इज कंसीडर्ड टू बी 0। यदि टिप पर है, स्चियल स्पाइन की टिप पर है, टॉप पर है, मतलब क्या स्टेशन यूज किया जाएगा, स्टेशन 0। द पोजिशन ऑफ द बोनी प्रोमिनेंस ऑफ द फीटल हेड इज डिस्क्राइब्ड इन सेंटीमीटर। यदि अबव द स्पाइन है तो माइनस यूज किया जाएगा, -1, 2 एंड 3। और बिलो द स्पाइन है मतलब कि स्पाइन से नीचे तो क्या स्टेशन यूज किया जाएगा, +1, +2 और +3। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, हेड इज एट स्टेशन 1, +1 में है, मतलब कि ये कहाँ पर है, बिलो द स्चियल स्पाइन। यदि यहाँ पर कहा जाता -1 में या फिर -2 में तो कहाँ पर होता, अबव द स्चियल स्पाइन। Next is question number 8. A multigravida client is entered in active labor. She is yelling, "Hurry, hurry, the baby is coming." What priority action by the nurse is indicated? तो एक मल्टीग्रेविडा है, मल्टी का मतलब है यहाँ पर मोर देन 1 से ज़्यादा प्रेगनेंसी हो चुकी हैं, डिलीवरी हो चुकी है। मल्टीग्रेविडा है, यहाँ पर एक्टिव लेबर की कंडीशन में है, तो वो कह रही है कि हरी हरी द बेबी इज कमिंग, जल्दी करो बेबी आने वाला है। व्हाट प्रायोरिटी एक्शन विद द नर्स इज इंडिकेटेड? ऑप्शन है चेक द फीटल हार्ट टोन, टाइम द कॉन्ट्रैक्शन इंटरवल, डिटरमाइन द प्रेजेंटिंग पार्ट, डू अ वेजाइनल एग्जामिनेशन। तो मल्टी ग्रेविडा है तो उसको ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा, एक्टिव लेबर में ऑलरेडी वो कह रही है कि बेबी इज कमिंग, तो आपकी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होगी कि आपको वेजाइनल एग्जामिनेशन करना होगा ताकि आप प्रेजेंटिंग पार्ट को चेक कर सकें। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, डी, डू अ वेजाइनल एग्जामिनेशन। A vaginal examination should be performed to determine the presenting part to preparation can be made for delivery. Vaginal examination आप सबसे पहले करेंगे जिससे प्रेजेंटिंग पार्ट का पता कर सकें और डिलीवरी के लिए प्रिपेयर कर सकें। नेक्स्ट इज a client is 39 weeks pregnant and in labor. Her physician has informed her that she will have to have a cesarean birth because she has। यदि 39 वीक की प्रेग्नेंट क्लाइंट लेबर में है, उसके लिए फिजिशियन क्या कह रहा है कि आपका सिजेरियन बर्थ है जो करवाना पड़ेगा, LSCS करवाना पड़ेगा। क्यों उसका LSCS करवाया जाएगा, किस केस में करवा सकते हैं, यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं उनके अकॉर्डिंग। ऑप्शन है गोनोरिया, क्लेमाइडिया, क्रोनिक हेपेटाइटिस, एक्टिव जेनाइटल हर्पीस। तो यहाँ पर 39 वीक प्रेग्नेंट लेडी है, लेबर में है, तो उसको जो एक्टिव जेनाइटल हर्पीस है इस केस में सिजेरियन करवाना पड़ेगा, क्योंकि once the membrane have ruptured, the active herpes infection ascend and can infect the fetus। तो एक्टिव जेनाइटल हर्पीस में क्या होगा, यदि नॉर्मल डिलीवरी करवाई जाती है तो जो हर्पीस के जो इन्फेक्शन है बहुत ही फास्ट बेबी को है जो हो सकता है। तो यहाँ पर और क्या करेगा, सिंस हर्पीस डज नॉट क्रॉस द प्लेसेंटा, क्योंकि हर्पीस यदि लेडी के लिए है पहले से, उस प्रेग्नेंट लेडी को हर्पीस है तो प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर पाएगा, जिससे बेबी को भी नहीं होगा। और LSCS से क्या होगा, चांसेस बहुत कम हो जाएंगे बेबी में ट्रांसफर होने के जेनाइटल हर्पीस के, इसीलिए सिजेरियन बर्थ है जो परफॉर्म करवाया जाएगा ऐसे केस में। नेक्स्ट इज A client is on magnesium sulfate therapy for severe preeclampsia. Nurse must be alert for the first sign of excessive blood magnesium level, which is। तो यदि क्लाइंट क्या है, प्रीक्लेम्सिया की कंडीशन है, उसको मैग्नीशियम सल्फेट दिया जा रहा है क्योंकि MgSO4 ही दिया जाता है क्लेम्सिया और प्रीक्लेम्सिया को ट्रीट करने के लिए। यदि एक्सेसिव ब्लड मैग्नीशियम लेवल मतलब कि मैग्नीशियम सल्फेट क्या हो रहा है, ओवरडोज हो रहा है, तो आप किस साइन के लिए चेक करेंगे। यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन ये है कि मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी के साइन क्या होंगे। ऑप्शन है डिस्टर्बेंस इन सेंसोरियम, इंक्रीज इन रेस्पिरेटरी रेट, डेवलपमेंट ऑफ कार्डियक डिसअरिथमिया, डिसअपीयरेंस ऑफ द नी जर्क रिफ्लेक्स। तो यहाँ पे आपकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी, मैग्नीशियम लेवल यदि बढ़ा है ब्लड में तो आपको क्या चेक करना होगा, डिसअपीयरेंस ऑफ द नी जर्क रिफ्लेक्स, क्योंकि जो मैग्नीशियम सल्फेट है क्या है, CNS डिप्रेजेंट है, जिसके कारण यदि इसकी टॉक्सिसिटी होती है तो क्या करेगा, डिक्रीज रेस्पिरेशन एंड एब्सेंस ऑफ द नी जर्क रिफ्लेक्स। कार्डियक डिसअरिथमिया अकर्स विद, यदि कार्डियक डिसअरिथमिया की कंडीशन होती है तो किसके कारण होगी, पोटेशियम के कारण, पोटेशियम लेवल बढ़ने के कारण, ना कि मैग्नीशियम सल्फेट के कारण। तो यहाँ पर आपको याद रखना है MgSO4 क्या है, CNS डिप्रेसेंट है, जिसका इफेक्ट डायरेक्टली नी जर्क रिफ्लेक्स से उस पर पड़ेगा। नेक्स्ट इज A pregnant client is receiving magnesium sulfate for eclampsia. Which medication should the nurse have available as an antidote for possible toxicity?
तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि यदि किसी क्लाइंट को NgSO4 दिया जा रहा है, मैग्नीशियम सल्फेट दिया जा रहा है, यदि मैग्नीशियम सल्फेट का ओवरडोज होता है या टॉक्सिसिटी होती है तो क्या एंटीडोट देंगे, मतलब कि MgSO4 का एंटीडोट क्या है। ऑप्शन है विटामिन के, कैल्शियम ग्लूकोनेट, नेलॉक्सिन या फिर डाइजेपाम। तो जो एंटीडोट दिया जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट के लिए वो क्या है, कैल्शियम ग्लूकोनेट। नेक्स्ट इज एब्रप्टो प्लेसेंटा इज मोस्ट लाइकली टू अकर इन अ वुमन विथ। एब्रप्टो प्लेसेंटा की कंडीशन किस कैटेगरी की वुमेन में होगी। ऑप्शन है कार्डियक डिसीज, हाइपरथायरॉयडिज्म, जेस्टेशनल हाइपरटेंशन या फिर सेफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन। तो एब्रप्टो प्लेसेंटा की कंडीशन होगी यदि हाइपरटेंशन की कंडीशन है तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, सी, जेस्टेशनल हाइपरटेंशन। नेक्स्ट इज despite medication, a client's preterm labor continues, her cervix dilates, and birth appears inevitable. The nurse understands the infant's chance of extrauterine survival may improve if the physician order. तो यहाँ पर प्री टर्म लेबर है, मतलब कि 36 और 7 वीक कंप्लीट नहीं हुए हैं, उसके पहले ही लेबर स्टार्ट हो रहे हैं, सर्विक्स डायलेट हो रही है, बट बर्थ अपीयरेंस क्या है, इनवाइटेबल है यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सी मेडिसिन दे सकते हैं, फिजिशियन कौन सी मेडिसिन ऑर्डर करेगा एक्स्ट्रा यूट्राइन सर्वाइवल के लिए, बेबी के लिए प्रीटर्म लेबर की कंडीशन में। तो ऑप्शन है एम्पिसिलिन बाय पिगीबैक, डेक्सामेथासोन बाय इन्फ्यूजन, एन इमीडिएट सिजेरियन डिलीवरी, एन इंट्रायूट्राइन एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन। तो जो मेडिकेशन दी जाएगी प्रीटर्म लेबर की कंडीशन में, बेबी के यदि चांसेस ज़्यादा हैं कि वो एक्स्ट्रा यूट्राइन सर्वाइवल के चांसेस बढ़े रहें तो स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं बेबी के लंग्स को सही रखने के लिए। यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, बी, डेक्सामेथासोन व इन्फ्यूजन। ये देखिए यहाँ पर स्टेरॉइड्स आर गिवन फॉर अ शॉर्ट पीरियड बिफोर डिलीवरी बाय सम ऑब्सक्योर मैकेनिज्म, दे हेल्प टू मैच्योर द फीटस लंग्स। तो डेक्सामेथासोन और स्टेरॉइड्स क्यों दिए जाते हैं प्रीटर्म लेबर में, ताकि बेबी के जो लंग्स हैं वो क्या हो सके, मैच्योर हो सकें। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, बी। Next is a client experience a normal newborn delivery. After the placenta is delivered, the physician order a medication to be added to the IV solution. Which medication is the nurse most likely administering at this time? तो एक क्लाइंट क्या एक्सपीरियंस, नॉर्मल डिलीवरी हुई है, नॉर्मल न्यूबॉर्न डिलीवर किया गया है, प्लेसेंटा डिलीवर हो चुका है, उसके बाद फिजिशियन कौन सी मेडिसिन ऑर्डर करेगा आईवी सोल्यूशन के साथ में। ऑप्शन है यहाँ पर पेनिसिलिन, एट्रोपिन, ऑक्सीटोसिन या फिर एक्वामेथेप्टोन। तो जो मेडिसिन यूज़ की जाएगी, दी जाएगी प्लेसेंटा डिलीवर होने के बाद वो होगी ऑक्सीटोसिन और पिटोसिन। ये क्या करेगी, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करेगी, जिससे पीपीएच को है जो कंट्रोल कर सकते हैं, पोस्टपार्टम हेमरेज की कंडीशन को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। क्या दिया जाएगा, ऑक्सीटोसिन और पिटोसिन टू स्टिमुलेट द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन।